Hello everyone, this is Preeti Suman and you are watching Bihari Backbenchers. This is the second video lecture of the fourth chapter of economics, which is globalization and the Indian economy. पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें जानी थी, जैसे हमने MNC के बारे में जाना था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से जो मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पहले मार्केट में बहुत लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल थे, पर अब एक लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में। छोटी छोटी चीज़ों में हमें एक वैरायटी मिलने लगी है। कई क्लोथ्स की बात करें, अगर हम स्टेशनरी की बात करें, फूड आइटम्स की बात करें, तो एक लार्ज वैरायटी कार्स, मोबाइल्स, हर चीज़ों में हमें मिलने लगी हैं। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है पहले बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ में था, लेकिन अब वो प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, कई सारी कंट्रीज़ में हो रहा है और वो आपस में इंटरलिंक्ड भी है। तो आज नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल जो आपके NCERT बुक में भी दिया गया है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, एक अमेरिकन कंपनी से। एक अमेरिकन कंपनी है फोर्ड मोटर्स। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक हैं। ये मोर देन 26 कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं एट प्रेजेंट। तो इनकी बात करेंगे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 1995 में जो फोर्ड मोटर्स हैं वो इंडिया आती हैं 1700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, यहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहती हैं 1700 करोड़, और वो चेन्नई के पास अपना एक प्लांट स्टैब्लिश, या चेन्नई के पास एक कह सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करना चाहती हैं। वो यहाँ इंडिया के एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उससे कोलैबोरेट करती हैं और अपना प्रोडक्शन शुरू करती हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ डिकेड्स पहले अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन है वो इतना वाइडली स्प्रेड नहीं था कंट्रीज़ में, वो बहुत कम जगहों पे था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी कंपनीज आ रही हैं, वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही हैं और एक्सपैंड हुआ प्रोडक्शन। तो अगर 2014 के डेटा की बात करें तो 2014 में लगभग 77,000 जो ऑटोमोबाइल्स है, जो व्हीकल्स हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे थे इंडियन मार्केट के लिए। एट द सेम टाइम 77,000 जो व्हीकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे, उनका प्रोडक्शन किया जा रहा था, मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उनको फॉरेन मार्केट्स के लिए। इसका मतलब कि जितने इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंडिया के मार्केट के लिए भी हैं और उसका आधा दूसरे देशों में जाके बिकेगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और वो सेल कहीं और होगा, और कंपनी किसी तीसरी ही कंट्री की है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, विच इज़ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन, जो मार्केट जो इंटीग्रेट हो रहे हैं उसमें फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है। फॉरेन ट्रेड की बात करें, एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉरेन ट्रेड। तो आम भाषा में फॉरेन ट्रेड जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो दूसरे देश के साथ जब हो तो वो कहलाता है फॉरेन ट्रेड। यानी कि सामान जो किसी एक देश में बना है वो दूसरे देश में जाके अगर बिकता है, या फिर दूसरे देश का बना हुआ सामान हमारे देश में बिकता है, तो वो कहलाता है फॉरेन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक शर्ट बन रहा है, कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी, वो शर्ट बनाती है, पर वो बिक कहाँ रहा है? दूसरे देशों में, लाइक बांग्लादेश में अगर वो बिक रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हो रहा है। शर्ट यहाँ बन रही है और दूसरे देश में वो जा रहा है, यानी कि वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका कहलाता है फॉरेन ट्रेड। इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आते हैं। दूसरे देश से सामान जब हमारे देश में आता है तो हमारे देश में वो इम्पोर्ट हो रहा है, और हमारे देश से बना हुआ सामान जब दूसरे कंट्रीज़ में जाता है तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, कि हमारे देश से वो सामान का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इन सारे की टर्म से मे बी आप लोग वाकिफ़ होंगे पहले से ही। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक की, फॉरेन ट्रेड। अगर हम बात करें कि फॉरेन ट्रेड की शुरुआत कब से हुई थी, तो शायद हमें नहीं पता कि फॉरेन ट्रेड की शुरुआत कब से हुई थी, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में ट्रेस करते हैं, हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, हमें वहाँ से भी एविडेंसेस मिलते हैं कि उस समय भी ट्रेड प्रेजेंट था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी ट्रेड प्रेजेंट था। हम देखते हैं कि मेसोपोटामियन सील्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ट्रेड के हमें एविडेंसेस मिले हैं। मिडाइवल पीरियड में राजा महाराजा के समय में भी ट्रेड होता था। मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया जो ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्रिटेन की गवर्नमेंट आई थी, नहीं। इंडिया में सबसे पहले ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी इंग्लैंड से, जो यहाँ पे व्यापार करने के पर्पज़ से आई थी, ट्रेड करने के पर्पज़ से आई थी। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि ट्रेड जो रहा है वो हमेशा से काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। तो इस ट्रेड की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हम दो कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। पहला जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में होगा, और दूसरा कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में। तो फॉरेन ट्रेड का प्रोड्यूसर के लिए क्या रोल है?
फॉरेन ट्रेड से प्रोड्यूसर के लिए मार्केट्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोड्यूसर किसी एक देश में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपने सामान को अब एक से ज़्यादा देशों में सेल कर सकता है, एक से ज़्यादा देशों में पहुंचा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ प्रोड्यूसर के लिए मार्केट जो है वो एक्सपैंड हुआ है। कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गई हैं। यानी कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में बिस्किट्स, पेन की बात करें, या अगर हम बड़ी चीज़ों में ऑटोमोबाइल्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, लैपटॉप्स वगैरह की बात करें, तो हमारे पास जो वैरायटीज़ है, जो कंज्यूमर के पास वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है फॉरेन ट्रेड, प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। तो इसी से रिलेटेड आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया इंडियन टॉय मार्केट के बारे में। तो टॉय जो है, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, वो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, वो हर घरों में लोग खरीदते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ आप कह सकते हैं, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। पर जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाइना के टॉय बनाने की जो कंपनी है, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है टॉयज़ के। तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो चाइनीज़ जो टॉयज़ हैं उसको इंडिया में भेजने लगे, यानी इंडिया में सेल करना वो शुरू करते हैं। तो जो चाइना में आपको पता है कि लेबर कॉस्ट भी कम है और वहाँ पे बहुत चीप मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स वगैरह को यूज़ करके बहुत कम दाम में टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो चाइना के टॉयज़ इंडिया में बिकने शुरू हुए, और चूँकि वो सस्ते थे, प्लास्टिक वगैरह के बने थे और उनमें वैरायटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, सस्ते होने के कारण और वैरायटीज़ होने के कारण लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। बीइंग अ कंज्यूमर, अगर हमें एक खिलौना खरीदना है तो जाहिर सी बात है हम वो खिलौना खरीदना चाहेंगे जिसमें वैरायटीज़ हो, वैरायटी के खिलौने खरीदने चाहेंगे, एट द सेम टाइम जो थोड़े सस्ते पड़े हमें। इस वैरायटी और चीपर प्राइस के कारण जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो इंडियन मार्केट में कम्प्लीटली छा गए। इंडियन मार्केट को हम कह सकते हैं कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन पीपल के लिए, जो इंडियन कंज्यूमर है उनके लिए अच्छा हुआ, उनको वैरायटी मिलने लगी, उनके अब कम पैसे खर्च होंगे टॉयज़ में, यानी कि उनको अब चिपर रेट पे टॉयज़ मिलने लगा। पर यहाँ पे अगर हम टॉय मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उनके साथ थोड़ा अपोजिट हुआ। उनके जो टॉयज़ थे वो मार्केट में अब बिकने नहीं लगे, और जो चाइना की टॉय कंपनी थी उन्होंने कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया इंडियन टॉय मार्केट को। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे वो वाइप आउट होते चले गए धीरे धीरे, और उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया एक टाइम के बाद। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है फॉरेन ट्रेड का किसी भी इकोनॉमी पे, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम पे, वहाँ के लोगों पे। तो विद दिस एग्जाम्पल हम लोग इन जनरल कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड के कारण जो गुड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री काफ़ी ईजिली ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ईजिली ट्रैवल करते हैं। कई सारे कंट्रीज़ के मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में हो रहा है पर सेम गुड आपको चाइना में भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, वियतनाम में भी अवेलेबल है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में भी अवेलेबल है। तो हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो थोड़ा यूनिफॉर्म भी होना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, तो प्राइसेस भी उनके एक सिमिलर लेवल पे आने शुरू हो जाते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपस में क्लोजली कम्पीट भी करते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन प्रोड्यूसर को चाइनीज़ टॉय प्रोड्यूसर्स के साथ कम्पीट करना पड़ा। तो प्राइस भी एक लेवल पे आ जाता है, प्रोड्यूसर्स आपस में कम्पीट करते हैं, गुड्स बहुत इजीली एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रैवल करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट्स जो है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी कि वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है वो रिजल्ट करता है इन इंटीग्रेटिंग और कनेक्टिंग द मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज़। और यही जो इंटीग्रेशन है, जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, विच इज़ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन की बात हमने पहले भी की है कि जो कंट्रीज़ आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और जो इंटरलिंक्ड हो रहे हैं, इस प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सो द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरलिंकिंग बिटवीन द कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहे हैं, यही आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो हम MNC के बारे में भी जान चुके हैं कि पिछले कुछ 2-3 डिकेड्स में MNC ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस तरीके से MNCs जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक कंट्रीज़ में प्रोड्यूस कर रही हैं और दूसरे कंट्रीज़ में सेल कर रही हैं। सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक कंट्रीज़ में हो सकता है कि कोई
एक पार्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, दूसरा पार्ट दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा हो। हम एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके सॉफ्टवेयर्स जो हों वो किसी और कंट्री में डेवलप हो रहे हैं, उसकी मॉडल की डिज़ाइनिंग किसी और कंट्री में हो रही हो, उसके जो हार्डवेयर्स हैं वो किसी और कंट्री में डेवलप हो रहे हैं, और उसका कॉल सेंटर किसी अलग ही कंट्री में हो, और सेल वो अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में वो मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू मार्केट इंटरलिंक हो रहा है और मार्केट के थ्रू कंट्रीज इंटरलिंक हो रही हैं, पीपल हो रहे हैं, यही आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी जो हैं वो आपस में कंट्रीज के बीच में ट्रांसफ़र हो रही हैं। एक कंट्रीज़ में अगर कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जाती है तो बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली वो दूसरी कंट्रीज़ में पहुँच जा रही हैं। जिस तरीके से हम लोग 3G 4G देख रहे हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाइक अभी बहुत एक न्यू टेक्नोलॉजी मेटावर्स करके आ रही है टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो पा रही है। ये सारे रिजल्ट्स एट द सेम टाइम द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। ये जो कनेक्शन हो रहा है इसी के कारण ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण भी बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ गुड्स या सर्विसेज या टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड है। एक और वे है जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं, विच इज़ पीपल बाई पीपल। लोग जो हैं वो भी पहले के ज़माने से ज़्यादा अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने लगे हैं। कई सारे पर्पसेस हो सकते हैं, मे बी अच्छे जॉब के लिए जहाँ उनको ज़्यादा इनकम मिले, या अच्छे एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भी मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, 2 एग्जाम्पल्स पे डिस्कस किए। फोर्ड मोटर्स के एग्जाम्पल्स, इंडियन टॉय मार्केट का एग्जाम्पल, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और 2 टॉपिक्स पे डिस्कस किए जिसमें हमारा आता है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, और दूसरा टॉपिक व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।